नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज बात करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की जो स्थिति और विस्तार के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत पहले चर्चा की। अब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेश के अंदर आप तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। इससे पहले पर्वतीय श्रृंखला और उत्तरी मैदान का क्षेत्र हमने पढ़ लिया है। आज तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार। उससे संबंधित चीजें देखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति क्या है भारत के नक्शे में। प्रायद्वीपीय पठार की जो आप देखोगे लोकेशन, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये केरल का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा वगैरह, ये सब जो क्षेत्र पड़ते हैं ये आते हैं अपने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार ये बीच वाला क्षेत्र हो गया जो महाराष्ट्र में फैला है, और कर्नाटक में फैला है, तमिलनाडु में फैला है, केरल में, आंध्रा में, उड़ीसा में, इन जगह पे जो फैला हुआ है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन क्षेत्र में जो फैला हुआ क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को जब भी पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत अ, अपन प्रमुख पहाड़ियाँ जो है इससे संबंधित वो पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को जब भी पढ़ना होता है या इस पर जानकारी लेनी होती है तो इसमें जो स्थित पहाड़ियाँ है उनको पढ़ते हैं, और पठार, इन दो को पढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो है पूरा अध्ययन होता है। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए यहाँ स्थित विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ना पड़ता है, पहाड़ियों को पढ़ना पड़ता है, उसके साथ ही यहाँ जो पर्वत पठार स्थित है उनको पढ़ना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। पहले सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित एक, ये भारत की जो भौगोलिक इकाई है उसमें सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई। भौगोलिक इकाई का मतलब जैसे सबसे पहले क्या पड़ा था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद पड़ा था उत्तर का मैदान, अब तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद है द्वीप समूह और तटवर्तीय प्रदेश और मरुस्थल। तो ये छह भाग जो है उसमें सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन सी होगी, प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल क्या है, 16 लाख वर्ग, और सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई, सबसे बड़ा क्षेत्र घेरती है प्रायद्वीपीय पठार, इसलिए सबसे बड़ी हो गई। और क्षेत्रफल क्या पड़ेगा, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और किस भूमि का भाग है, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी, गोंडवाना जो भूमि है उसका ये भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है। प्रश्न पूछे जाते हैं कितनी बार, प्रायद्वीपीय पठार जो है किसका भाग है, 33 सागर का, गोंडवाना भूमि का, अंगारा लैंड का, तो ये गोंडवाना भूमि का भाग है। और प्राचीनतम भूखंड है भारत का, भारत का प्राचीनतम भूखंड है। इससे भारतीय भूखंड का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। भारतीय जितना भी भूखंड है उसका जो हृदय क्या, हार्ट क्या कहलाता है, ये कहता है हृदय। कैसे, जो कि ऊपर पर्वत श्रृंखला हो गई, मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तटीय मैदान हो गए, द्वीप समूह, मरुस्थल, इसमें सबसे जो हार्ड है, मेन मुख्य हृदय दिल, वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है, इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट। प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रश्न कैसे बनता है, प्रायद्वीपीय पठार जो है निम्नलिखित में से किन चट्टानों से बना हुआ है, तो कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बना हुआ है ये प्रायद्वीपीय पठार। यह क्षेत्र स्थिर है, यहाँ भूकंप क्या आता है, कम आता है, कम भूकंप आते हैं, स्थिर क्षेत्र है ये। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 से 900 मीटर तक क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। खनिज भंडार की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है और संपन्न प्रदेश है। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में बांटती है, एक तो हो गई मध्य उच्च भूमि और दूसरी हो गया दक्कन का पठार। बराबर दो भागों में बांटती है नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को। तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होगा, एक तो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई, क्षेत्रफल हो गया लगभग 16 लाख के आसपास, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। किस भूमि का भाग है, तो गोंडवाना भूमि का भाग है। प्राचीनतम भूखंड है, और भारत का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, दिल कहा जाता है इस क्षेत्र को। और बना किस चट्टानों से, तो ये क्रिस्टलीय, कठोर क्रिस्टलीय जो चट्टान होती है उनसे मिलकर बना होता है। भूकंप यहाँ कम आते हैं, स्थिर जगह है इसलिए भूकंप क्या आता है, कम आता है। औसत ऊंचाई की बात करो 600 से 900 मीटर के बाद भी क्या इसकी औसत ऊंचाई है। खनिज भंडारों से संपन्न प्रदेश है। और नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी नदी, प्रश्न बनता है कैसे, कौन सी नदी जो है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है, तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी बांटती है। और दो भाग कौन कौन से थे, एक तो हो जाता है मध्य उच्च भूमि और दूसरा हो जाता है दक्कन का पठार। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या पढ़ना है इस बारे में। तो उच्चावच के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार को जो है उच्चावच के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला है मध्यवर्ती पहाड़ियां और दूसरा है विभिन्न पठार। पहले भी बात की थी मैंने, प्रायद्वीपीय पठार का जब भी अध्ययन करना पड़ता है तो इससे संबंधित जितनी भी पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रृंखला है, उनको पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा जो विभिन्न पठार हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम सिर्फ मध्यवर्ती जो पहाड़ियां हैं वही पढ़ेंगे, और पठार को जो है अलग एक साथ, पूरे भारत के जितने भी पठार उनको एक साथ पढ़ेंगे, उसमें सब पठार को एक साथ पढ़ लेंगे। तो इसके अंदर वैसे दो पार्ट पढ़े जाते हैं, तो पहाड़ियाँ और पठार।
तो आज जो है इसमें प्रमुख जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये इसके भाग हैं। उसके अलावा क्या क्या पढ़ना पड़ता है, शिलोंग का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और दंकन का पठार, ये जो है पूरा जब आप पढ़ोगे अच्छी तरह तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट होता है। तो इसको पढ़ने के लिए तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी पड़ती है, जिसमें विंध्याचल, सतपुड़ा और ये पश्चिमी पूर्वी घाट, ये दो हो गए। उसके अलावा शिलोंग का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और दंकन का पठार, ये सब पढ़ना पड़ता है। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, उसके अलावा सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है वो पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे। इन चारों को आज पढ़ेंगे इस सेशन में। ये प्रमुख जो पठार है इनको एक अलग ही सेशन के अंदर पढ़ेंगे। जितने भी इसके अलावा जो भी पठार है भारत में, लद्दाख के अंदर है, वो जो सब एक साथ पढ़ेंगे। तो पठार आज नहीं पढ़ेंगे, लोकेशन इनकी देख लेंगे, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला किस किस जगह है। तो ये जो देखिए ब्लू कलर की ये जो है, ये है अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ये जो है ना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्याचल, बारेर, कैमूर, पारसनाथ और राजमहल, इन 4 से 5 पर्वत श्रृंखलाओं या पहाड़ियों से मिलकर बनी है पूरी। ठीक है, उसके नीचे की तरफ आप जाओगे तो ये है यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये वाली ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दूसरी इंपोर्टेंट। उसके अलावा ये वाला हिस्सा हो गया अपने पूरा पश्चिमी घाट, और ये इधर वाला हिस्सा हो गया पूरा पूर्वी घाट, इंपोर्टेंट। उसके अलावा क्या बचता है, विभिन्न पर्वत पठार बढ़ते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे शिलोंग का, मेघालय में, ये छोटा नागपुर का पठार हो गया बिहार के आसपास, ये हो गया दंडकारण्य का पठार। उसके अलावा यहाँ पे ये दक्कन का पठार महाराष्ट्र वगैरह में, फिर ये यहाँ पे हो गया मालवा का पठार मध्य प्रदेश वगैरह में। तो मुख्य रूप से इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, दो चीजें पढ़नी पड़ती है, पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें हो गई विंध्याचल और दूसरी होगी सतपुड़ा, और ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और इसके अलावा विभिन्न जो पठार हैं इन सबको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है, अभी हमने देखा है, जैसे ये मैप के अंदर अभी बताया था कि मैप के अंदर ये यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। जो किन किन से मिलकर बनी है, ये बनी हुई विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ और राजमहल, इन सब पहाड़ियों से मिलकर ये पूरी श्रृंखला बनती है भारत की। और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसका, पश्चिम में इधर से लोगे तो कहाँ से पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ से, और समाप्त कहाँ होगी, यहाँ इधर बिहार में सासाराम तक। तो पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से हुआ, पश्चिम में चित्तौड़गढ़ से लेके पूर्व की तरफ जाओगे तो बिहार सासाराम तक। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार तक फैली हुई है। और बनी किससे है ये, यहाँ मुख्य रूप से किसके भंडार मिलते हैं, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से। बनी किससे, वही कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बनी है। और भंडार किसके मिलते हैं, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के भंडार मिलते हैं। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है, ये जो है ना उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ये हो गया उत्तरी भारत, ये हो गया दक्षिणी भारत, इन दोनों को अलग करने वाली जो पहाड़ियां है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये दोनों को क्या करती है, यहाँ से अलग करती है। अत्यधिक अपर्दन होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ये पर्वत श्रृंखला जो है एक समान समानांतर नहीं चलती है, बीच बीच में क्या है, अपर्दन ज्यादा हो गया, खनन ज्यादा हो गया, इस कारण क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में इस तरह। तो ये आ गया विंध्याचल पर्वत आ गया, उसके बाद ये आ गई बाड़मेर आ गई, उसके बाद कैमूर आ गया, उसके बाद पारसनाथ की पहाड़ी आ गई, इस तरह राजमहल की पहाड़ी। तो ये समानांतर नहीं है एक जैसी, बीच में क्या पड़ गया, अपर्दन के कारण गैप पड़ गया। उसके अलावा कैसी है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला, ये कैसी है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और फैली कहाँ कहाँ है, विंध्याचल, बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ और राजमहल, इन सब से मिलकर बनती है पूरी विंध्याचल और ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण क्या होता है, पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, क्रस्ट, उसमें जब भी दरारें पड़ती है या भ्रंश आता है, उसके कारण का क्या, कुछ भूभाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भूभाग नीचे रह जाता है। तो ऊपर उठा हुआ जो भूभाग है ये क्या कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। इनका ढलान क्या होता है, इनका ढलान एकदम तीव्र ढलान वाले होते हैं, शीर्ष एकदम समतल होता है और इस टाइप से, ये इस टाइप से होता है ब्लॉक पर्वत, तीव्र ढलान वाले, और शीर्ष क्या होता है एकदम समतल। तो वे पर्वत हो गए ब्लॉक पर्वत जिनका निर्माण क्या होता है, पृथ्वी की जो पपड़ी क्रस्ट में जब दरार पड़ जाती है या भ्रंश में के कारण कुछ भाग भूभाग ऊपर उठ जाता है या कुछ भाग नीचे धस जाते हैं, तो ऊपर उठे हुए जो भाग होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये क्या है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। अब देखते हैं आगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी क्या है, सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, वही अभी जो बात की ये भी क्या है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल के दक्षिण में समानांतर चलती है, जैसे अभी देखा हमने विंध्याचल विंध्याचल ऊपर की तरफ चल रही थी
और ये इसके नीचे की तरफ चलती है, दक्षिण में समानांतर स्थिति में चलती है। उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, बीच में ये होगी सतपुड़ा। ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या बहेगी, नर्मदा नदी, और दक्षिण में इसके क्या बहेगी, ताप्ती नदी। और मैप में अगर इसको देखें एक बार तो ये इस टाइप से है। चलती कहाँ है, अभी ऊपर कौन सी हो गई थी, ये वाली जो रेंज हो गई थी, ये वाली ये हो गई थी अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इस टाइप से चलती है। इसके नीचे ही कौन सी है, सतपुड़ा दक्षिण में, तो ये यहाँ से चालू होती है। यहाँ एक पहाड़ी है इसकी, उसका नाम है गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी हो गई यहाँ। गिर पहाड़ी के बाद यहाँ आ गई सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा के पास में ही होगी राजपीपला, ये राजपीपला, राजपीपला के पास महादेव की पहाड़ियाँ, और यहाँ मैकाल पर्वत, मैकाल की पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत श्रृंखला, तो ये पांच। उसके बाद यहाँ देखोगे तो एक आती है बालाघाट पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत पहाड़ियाँ, और ये अजंता की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, ये हो गई महाराष्ट्र में। ये जो गिर की पहाड़ियाँ हैं, ये है गिर की पहाड़ियाँ। गिर की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेगी आपको, गुजरात के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत मिलेगी गिर की पहाड़ियाँ। उसके बाद ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा आपका फैलाव कहाँ से, ये भी कहाँ मिलेगी, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात प्लस एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में ये मिलेगी। उसके बाद उसके आगे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो है राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ मिलेगी, एमपी में, मध्य प्रदेश में मिलेगी। उसके आगे महादेव की पहाड़ियाँ, ये भी कहाँ मिलेगी, एमपी में, महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं, इसी के अंदर जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो कौन सा है, वो है सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़। धूपगढ़ की जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर, 1350 मीटर धूपगढ़ की चोटी। ये कहाँ पड़ेगी, महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। उसके बाद ये आ गया लास्ट में मैकाले पर्वत, मैकाल पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंठ। अमरकंठ जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 1050 मीटर, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और जबकि धूपगढ़ कौन सी है, 1350 सबसे ऊंची, और अमरकंठ है दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और अमरकंठ से क्या निकलती है, ये अमरकंठ की जो चोटी है, अमरकंठ, ये अमरकंठ हो गया, ए फॉर अमरकंठ। अमरकंठ से तीन नदियां निकलती है महत्वपूर्ण, एक तो निकलती है नर्मदा नदी, उद्गम स्थल है इसका, दूसरी निकलती है सोन नदी, और तीसरी निकलती है महानदी, या प्रमुख नदियां निकलती। उसके अलावा एक सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नदी भी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है इसमें अमरकंटक से। इंद्रावती नदी निकलती है जो आगे जाके बहती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ के अंदर इसका क्या है, बहाव छत्तीसगढ़ में बहती है। और एक यहाँ छत्तीसगढ़ में एक जल प्रपात बनाती है जिसको कहते हैं चूलिया, चित्रकूट जल प्रपात, चित्रकूट जल प्रपात बनाती है, चित्रकूट जल प्रपात बनाती है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इंद्रावती नदी। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा। शुरुआत कहाँ से होती है, गिर से, जो गुजरात के अंदर है। उसके बाद सतपुड़ा खुद गुजरात मध्य प्रदेश में फैला है। उसके बाद राजपीपला की पहाड़ी आती है, वो भी मध्य प्रदेश में। उसके बाद महादेव की पहाड़ी आती है, वो भी मध्य प्रदेश में। और महादेव की पहाड़ियों में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जिसे धूपगढ़ कहा जाता है, 1350। पंचमंडी जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ स्थित है, धूपगढ़ चोटी पर स्थित है। उसके बाद आती है मैकाल पहाड़ियाँ, जिस पर अमरकंठ सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी 1050 मीटर, जहाँ से अपने ये तीन नदियाँ निकलती है, नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी। तो ये हो गया सतपुड़ा पूरा पर्वत श्रृंखला। और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं ज़्यादातर, ये धूपगढ़ से बनते हैं, अमरकंटक से बनते हैं, ये जो प्रमुख नदियाँ निकलती है अमरकंटक से, अमरकंट से, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सॉरी माफ कीजिएगा, दो चीजें पढ़ ली है अपने, एक तो पढ़ ली हमने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद पढ़ ली हमने सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अब पढ़ते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ तक तमिलनाडु वगैरह, ये जो बनेगा पूरा, यहाँ से लेके गुजरात से शुरू होता है ये, और यहाँ खत्म होता है तमिलनाडु तक। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये क्या आता है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, ये वाला पश्चिमी घाट है पूरा। तो पश्चिमी घाट, ये भी किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ताप्ती नदी के मुहाने से, यहाँ ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक जो फैला है 1600 किलोमीटर में, वो कौन सा है, पश्चिमी घाट। ताप्ती नदी यहाँ बहती है, ताप्ती नदी से लेके यहाँ पश्चिम में, दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो पूरा क्षेत्र है वो कौन सा आता है, पश्चिमी घाट आता है। और लगभग 1600 किलोमीटर का है ये।
ये पर्वत नहीं है बल्कि ये भ्रंश कगार है, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात करोगे तो 900 से 1300 मीटर है। और इसको क्या कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। विस्तार की बात की तो अभी बताया, गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन जगहों में ये क्या है, फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट को आप पढ़ोगे, एक तो ताप्ती नदी से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, कन्याकुमारी तक। फैला कहाँ कहाँ है, गुजरात में फैला है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। इतनी जगह ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर ही पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही एक आती है नीलगिरी की पहाड़ियां, जहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है नीलगिरी की पहाड़ियों से। भारत के भौतिक प्रदेशों की जब भी बात होती है तो प्रश्न जरूर बनता है ये। लोकेशन कहाँ पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ की, यही मैप में देखो, यहाँ पड़ता है केरल, और केरल के इधर इस पास में पड़ता है तमिलनाडु। ये हो गया तमिलनाडु, ये केरल, और इधर ऊपर ये वाला क्षेत्र, ये हो गया कर्नाटक। इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र पूरा बनता है, ये वाला, ये जो भाग कहलाता है, तीनों में स्थित है ये। तो ये कौन सा हो गया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, ये वाली नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये वाली हो गई, नीलगिरी। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के तीनों भागों में स्थित है, तो बीच में गांठ की तरह है ये, तो क्या हो गई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया इनका, विस्तार की अगर बात करोगे तो इनका विस्तार हो गया कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी का विस्तार है या यहाँ तक फैली हुई है। सर्वाधिक की बात करोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है, सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, और सबसे कम है कर्नाटक में। यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, सर्वाधिक कहाँ हो गई, तमिलनाडु में, और सबसे कम कहाँ हो गई, कर्नाटक में, बीच में फैली हुई है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी यहाँ की, डोडा बेटा है, 2637 मीटर, जो तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, जो तमिलनाडु में स्थित है। पहला जैव संरक्षित क्षेत्र था, 1986 में घोषित हुआ था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है आपस में नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इंपॉर्टेंट, इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो करती है नीलगिरी की पहाड़ियां। उसके अलावा डोडा जनजाति यहाँ निवास करती है। डोडा जनजाति जो है किस जगह निवास करते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में कर्नाटक के अंदर कॉफी की खेती की जाती है, जहाँ पे बाबा बुदन गिरी की पहाड़ियां जो है बहुत प्रसिद्ध है कॉफी के लिए। और चंदन के वृक्ष भी यहाँ क्या पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी हो गई डोडा बेटा, 2637 मीटर, जो तमिलनाडु में स्थित है। पहला जैव सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। उसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ने का कार्य करती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और कॉफी के बागान जो कर्नाटक में पाए जाते हैं वो कौन से, बाबा बुदन गिरी की पहाड़ी पर पाए जाते हैं। और चंदन के वृक्ष यहाँ बहुत संख्या में पाए जाते हैं। ये हो गई नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट का ही भाग है, उसको अलग से इसलिए पढ़ा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे, दो पहाड़ों या दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो स्थान होता है, ये वाला, ये होते हैं दर्रे, जहाँ से रास्ते निकलते हैं इस टाइप से। ये पर्वत श्रृंखला हो गई, ये पर्वत श्रृंखला हो गई, इनके बीच से ये जो रास्ता निकलता है वो होता है, क्या होता है, दर्रा होता है। तो इसके कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें कौन कौन सा है, सबसे पहला आता है एक तो पाल घाट का दर्रा, पाल घाट का दर्रा। उसके बाद आता है बोर घाट, उसके बाद पाल घाट और शैनकोटा। ये सबसे पहला जो है ये है थाल घाट का दर्रा है, थाल, थाल घाट का दर्रा। तो पहला हो गया थाल घाट, दूसरा बोरघाट, तीसरा पाल घाट और सैनकोटा घाट। ये क्या हो गए, चार प्रमुख दर्रे हैं पश्चिमी घाट के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, ये घाट जो होते हैं, दर्रे, ये किन दो शहरों को जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। थालघाट का जो दर्रा है वो मुंबई और नासिक इसके बीच से निकलता है, मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। ये हो गया थालघाट का दर्रा। जो थालघाट का जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है, इस साइड में तो आ गया नासिक, और इस साइड में आ गया मुंबई, तो मुंबई और नासिक को जोड़ने का कार्य करता है। वहीं बोरघाट का जो दर्रा है, ये वाला,
ये जोड़ता है मुंबई और पुणे को, मुंबई और पुणे को जोड़ने का कार्य करता है। और पाल घाट का जो दर्रा है वो जोड़ता है कोच्चि और कोयम्बटूर को, कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, पाल घाट का दर्रा। वही तिरुवनंतपुरम और शिवकाशी जैसे मदुरई, इसमें जोड़ने का कार्य कौन करता है इनको, सैनकोटा घाट, इनके बीच से जो रास्ता निकलता है इन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये पश्चिमी घाट के चार प्रमुख दर्रे, थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा घाट। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के समानांतर चलने वाला है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह निरंतर नहीं है, पहली बात तो ये पश्चिमी घाट क्या है, एक श्रृंखला के रूप में चलता है, लेकिन ये क्या है, निरंतर नहीं है। बीच बीच में क्या है, कटा हुआ रखा है, एक जैसा नहीं चलता है। और पहला कहाँ कहाँ है ये, इसको अगर आप देखोगे तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, इसका विस्तार मिलेगा एक तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। और कुछ रूप जो जैसे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना, तेलंगाना में भी इसका कुछ भाग मिलता है। तो मुख्य रूप से इन भागों में या इन राज्यों में फैला है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की तरह क्या निरंतर नहीं है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी नदियों को जगह जगह से इसने क्या कर दिया, काट दिया, इन नदियों ने इनको क्या है, काट दिया, तो बीच में से क्या गैप पड़ गए। औसत ऊंचाई की बात करो जो 600 मीटर के आसपास है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरामा कोंडा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो मैप में एक बार बताता हूँ आपको, ये किस साइड में कैसे है, ये पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट यहाँ पे बढ़ता है। समझने के लिए क्या है, कहाँ का फैला हुआ है, एक तो फैला हुआ है ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा हो गया यहाँ पर, ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये हो गया अपने आंध्रा, और ये वाला भाग हो गया यहाँ पे तमिलनाडु। तीन जगह ये फैला हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कुछ भाग जो है यहाँ तेलंगाना में पड़ता है इसका, यहाँ इधर थोड़ा सा थोड़ा बहुत तेलंगाना में। तो ये इस तरह से फैला हुआ है। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ पहाड़ियाँ हैं जो पाई जाती है इन पूर्वी घाट के अंतर्गत, जो याद रखनी होती है। तो इसमें तीन मुख्य पहाड़ियाँ जो हैं उड़ीसा में हैं। कौन कौन सी है, तीन यहाँ पहाड़ियाँ बनती है, तीन पहाड़ियाँ यहाँ उड़ीसा में पड़ती है। एक तो पड़ती है गड जात पर्वत श्रृंखला पहाड़ियाँ, दूसरी पड़ती है उदयगिरी, और तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है पड़ती है वो पड़ती है मलयगिरी। ये तीन कहाँ पड़ती है, उड़ीसा के अंतर्गत। ये कहाँ है तीनों, ये तीनों पड़ती है उड़ीसा में, ये तीनों है पूर्वी घाट का हिस्सा है, उड़ीसा के अंतर्गत है ये तीनों, गडजात, उदयगिरी और मलयगिरी। उसके बाद यहाँ आएगी तो चार पहाड़ियाँ और आती है यहाँ पे, एक दो तीन और चार। कौन कौन सी है, एक तो है मधुकोंडा, ये कहाँ पड़ेगी, आंध्र प्रदेश में। ये कोंडा कोंडा लगी हुई कोई भी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी पूछ ली तो कहाँ पड़ेगी, आंध्र प्रदेश में। मधुकोंडा के बाद नल्ला कोंडा, नल्ला कोंडा के बाद देखोगे तो पाल कोंडा, और उसके बाद एक चौथी पड़ती है वैली कोंडा। ये चारों कोंडा वाली जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। ये भी किसका भाग है, पूर्वी घाट का जो है ये भाग है। इसके अंदर जो मधु कोंडा है इस पर स्थित है ये सबसे ऊंची जो चोटी है, अरामा कोंडा, अरामा कोंडा जो है इसका सबसे ऊंचा भाग है, जो कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट के अंतर्गत ये स्थित है, मधु कोंडा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग है 1680 मीटर के आसपास है। इस क्षेत्र की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरामाकोंडा, जो मधुकोंडा जो पर्वत श्रृंखला है या पहाड़ी है उसके ऊपर स्थित है। उसके बाद तमिलनाडु में आ जाओ, तमिलनाडु में भी तीन पर्वत पहाड़ियाँ स्थित है, तीन पर्वत या श्रृंखला या पहाड़ियाँ स्थित है। कौन कौन सी, एक तो आती है यहाँ पे जावेदी पहाड़ियाँ, जावेदी, एक आती है शेवरॉय, और एक आती है पंचमलाई। पंचमलाई की पहाड़ियाँ, ये किस में आ गई, तमिलनाडु में, और ये आंध्रा में, और ये उड़ीसा में। तो इस तरह जो है ये पूर्वी घाट है। समानांतर तो नहीं है एक जैसा, लेकिन फैला हुआ है। और समानांतर नहीं होने का कारण क्या है कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनको क्या है जगह जगह से इस पर्वत श्रृंखला को काट रखा है। ये हो गया अपना पूर्वी घाट। ये था अपना आज का सेशन प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित। आज से संबंधित आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो अपने टेलीग्राम चैनल में जाएं, और टेलीग्राम में जाएं, वहाँ सर्च करें आरजे शिक्षा विजन, ज्वाइन करें, वहाँ आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी, या स्कैन करके भी ये वाला आप सीधा टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।